वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं खाने से संबंधित। एक इंसान को 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: हवा, पानी और खाना। अगर ये तीनों चीज़ें अगर इंसान को प्रॉपर तरीके से अगर मिलती रहें तो उसकी लाइफ बहुत आसानी से चलती रहेगी, ना ही कोई बीमारी आएगी और ना ही कुछ होगा। हवा पे कहीं हद तक हमारा कंट्रोल नहीं है। हाँ, हम पार्टिसिपेट ज़रूर कर सकते हैं कि हमारी हवा शुद्ध हो, पौधे लगा के, परंतु पानी और खाना, इन 2 चीज़ों पर हमारा नियंत्रण बहुत कम होता है। रीज़न बीइंग ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं किसान से, और आज के टाइम पे आप सब जानते ही हैं, खेतों में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये रासायनिक खाद जितनी भी हैं ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। तो आज हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, तहसील इगलास, गांव बहादुरपुर, और यहाँ पर हैं एक बहुत ही प्रगतिशील किसान अंकज चौधरी। मिलते हैं। अंकज चौधरी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आपने पढ़ाई भी अच्छी की है, आप इस क्षेत्र में कैसे आए हैं? मैं सबसे पहले आपके व्यूअर्स को राम राम कहूँगा और आपके चैनल पर उनका स्वागत है। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। मैंने 12th वायो से की और मैं फार्मिंग एग्रीकल्चर से, हमारे फादर थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो। तो जब हम छोटे थे तो स्कूल जाते थे तो हम उनके टच में रहे। तो जो माहौल हमें मिला पहले से, जो माहौल क्रिएट था वो एग्रीकल्चर का ही था, तो हमारा इंटरेस्ट उसी में गया। फिर हमारी मदर थी, वो हमें बोलती थी कि कभी डिफेंस जाना नहीं, और हमें बस उसी में इंटरेस्ट पैदा हो गया कि हमें एग्रीकल्चर को ही बिजनेस बनाना और बिजनेस को, इसको कोई किसी भी चीज़ को ब्रांड बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल तो हम वर्मी कंपोस्ट हमने चुना, और कि मैंने ये रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट भी किया। किसान कहाँ चूक कर रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है किसान को, लेबर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा खर्चा आ रहा है, बच नहीं रहा किसान को कुछ। बिल्कुल। तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और इंडिपेंडेंट होने के लिए बस वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट किया इससे। और मैंने ये काम जो किया है सिर्फ किसानों के फ़ायदे के लिए स्टार्ट किया है, इसका और कोई रीज़न नहीं है। किसान का फ़ायदा होना चाहिए जी। तो आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने जो वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट किया है, तो आपने इसके लिए कहीं से ट्रेनिंग ली, या ट्रेनिंग की इसमें ज़रूरत है या नहीं है? सर, इसको जब हमें नॉलेज तो होती नहीं है, अगर लगता है हमें सामान्य तरीके से, जनरली बात करूं कि बहुत इजी है वर्मी कंपोस्ट बनाना। पर ज़रूरी होता है कि हम जहाँ भी ये यूनिट चल रही हैं वहाँ हम जाके विजिट करें, लोगों से मिलें। बहुत चैलेंजेस आते हैं मौसम के अकॉर्डिंग भी। कभी बारिश होती है तो अर्थवॉर्म ज़्यादा निकल जाता है बेडों से बाहर, तो हमें किस तरीके से काम करना है, तो इसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो आपको यहाँ से अब तक क्या प्रॉफिट हुआ है? कुछ प्रॉफिट हुआ है या सिर्फ अब तक आपने सीखा ही है? सर, मेरा अगर प्रॉफिट की बात करें तो मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया था उससे डबल में कमा चुका हूँ। और मेरा अर्थवॉर्म, जहाँ मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है अर्थवॉर्म, तो मल्टीप्लाई हो गया, मेरे पास 3 लाख रुपए का अर्थवॉर्म अभी है। तो आपने अर्थवॉर्म कहाँ से लिया और उसकी क्या कॉस्टिंग आई? अगर एक बेड की बात की जाए, सामान्यतः जो आपके मैं बेड देख रहा हूँ, ये लगभग 3 फुट 3.5 फुट के आसपास की इसकी चौड़ाई है, और लगभग 20 फुट इसकी 20 से 25 फुट इसकी लंबाई है। तो एक बेड में आपकी क्या कॉस्ट आई? सर, मैं पहले जब मैंने ये प्लानिंग की थी कि मुझे ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट करनी है, तो मैंने यूट्यूब से ही देखा, सर्च किया। सारी चीज़ें आपने यूट्यूब से ही ली? हाँ, सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया से ही गया जी। फिर मैं पर्सनली लोगों से जाके मिला जहाँ जहाँ ये यूनिट चल रही है। अभी क्या है, जहाँ भी लोग कर रहे हैं तो कुछ तो किसी का मोटिव तो केंचुआ बेचना ही है, वो तो बस 3-4 जगह गए हम, जो ज़्यादा हमें लगा कि इनका काम बड़ा है और जो मार्केट में बेच रहे हैं उनसे जाके मिले हम। एक बेड पे हमारी कॉस्ट आई थी 30 kg था। 30 kg एक बेड पे 30 kg, तो 30 kg का कैलकुलेट 200 रुपये लिया हमने।
तो 6,000 रुपये की कॉस्ट आई थी। 6,000 रुपये की आपकी एक बेड की कॉस्ट कॉस्ट आई आई थी। अर्थवर्म के लिए, हाँ यानी जी। केचुआ के लिए। बहुत जेन्युइन बंदे थे, वो भी गढ़मुक्तेश्वर में है, वर्मी कंपोस्ट यूनिट चलाते, नेचर बहुत अच्छा है भाई का। इसमें गोबर कितना लगा है आपका? मैंने सर एक बेड में 15 कुंटल गोबर लगाया। 15 इसका एरिया था 30 फुट लंबाई थी हाँ। और 4 फीट चौड़ाई थी। तो 500-600 रुपये के हाँ, आसपास समथिंग 500-600 रुपये का। आपका गोबर हो गया। जी जी सर। तो 500-600 रुपये का गोबर ये हो गया, और 6600 आपका टोटल अब तक इसका हो गया। उसके बाद आपने ईंटें भी लगाई हैं, जी सर। तो लगभग 1000 रुपये के आसपास। इसमें सर वर्मी कंपोस्ट यूनिट बेड बनाने में ज़रूरी नहीं है कि हम ईंटें इस्तेमाल करें, बिना ईंटों के भी हम कर सकते हैं। जी। पर हम लोग क्या करते हैं, जहाँ से लोग ट्रेनिंग लेते हैं या कोई भी बता देता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, कोई डिफरेंट नहीं करते। हमें तो घर में ही वेस्टेज पड़ी थी ईंटें इसलिए लगा ली। फिर जब हम कर रहे हैं नए बेड बना रहे हैं, उनमें हम ईंटें इस्तेमाल नहीं करते। एक जगह एक यूनिट पे मैं गया था, वहाँ पर उन्होंने नीचे पॉलीथीन भी नहीं लगाई थी, आपने यहाँ पर पॉलीथीन लगाई, तो उसके ऊपर आपका क्या कमेंट रहेगा कि पॉलीथीन इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर मैंने जहाँ से भी ट्रेनिंग ली, जितनी यूनिट है विजिट की, वहाँ लोग पॉलीथीन यूज करते थे, पर पॉलीथीन का नुकसान बहुत ज़्यादा है। जब गर्मी पड़ती है फरवरी से और जून के बीच के टाइम पीरियड में हम जाएंगे तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो टेम्परेचर बहुत होता है, और फिर गोबर में भी टेम्परेचर बहुत हो जाता है। हाँ, तो केंचुए का सर्वाइव करना टफ होता है बहुत ज़्यादा। जी। तो पॉलीथीन अगर नहीं लगाते हम, तो क्या करता है वो मिट्टी की बिल्कुल निचली सतह में चला जाता है। जब सामान्य हो जाता है, टेम्परेचर नॉर्मल होता है गोबर का, तो वो ऊपर आके अपने आप प्रोसेस में रहता है, प्रोसेसिंग करता है, खाद तैयार करता है। तो पॉलीथीन लगाना एक तो कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, कॉस्टिंग भी पड़ती है, और फिर नुकसान भी ज़्यादा है। जब बारिश पड़ती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो भी वो पॉलीथीन की वजह से ज़मीन में नहीं जा पाता है। वो बारिश ज़्यादा पड़ती है, वो सर्वाइव नहीं करता, वो बाहर निकल के वेस्ट हो जाता है। पॉलीथीन की कॉस्ट भी माइनस कर दी और आपने ईंटों की कॉस्ट भी माइनस कर दी, तो एक बेड पर आपका खर्चा रह गया सिर्फ 6600। तो एक बेड से आप एक बार में कितना प्रॉफिट ले लेते हैं, या पहली बार में प्रॉफिट मिलता है या नहीं मिलता है, आप उसके बारे में? सर जो नई यूनिट लगाते हैं उनको तो चैलेंजेस बहुत ही आते हैं। मेरे सामने भी है, मेरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ जब हमने फर्स्ट टाइम लगाया था। पहला चरण लेने में हमें यहाँ 3 महीने में बोलते कि 3 महीने में कंप्लीट होगा, वहाँ हमें 5 महीने लगे। हमने लेयर बाई लेयर खाद ली, उसमें अंडे भी आ जाते थे, तो हमारा केंचुआ भी निकलता था, और हम मॉइस्चर भी ज़्यादा रखा हमने, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की हमने। तो पूरी साल में हमने तो बस सीखा ही है कि तीनों मौसम देखे हमने, बारिश भी देखी, ठंड भी देखी और गर्मी भी देखी। तो हमें किस तरीके से अपनी यूनिट को रनिंग में रखना है, कैसे भी क्या करना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी क्या है, एक बेड से 8 से 8 कुंटल खाद तैयार मिल जाती है। 8 कुंटल? हाँ। और 1 केजी अगर खाद की बात करें तो किस रेट में निकल जाती है? सर अगर हम फार्मरों की बात करें और जो बल्क में लेते हैं, वो 6 से 7 रुपए की प्राइस में निकल जाता है। उसके लिए हमें ना तो प्रिंटिंग कराने की ज़रूरत है, ना पॉलीथीन यूज करने की, वो सिंपल जाता है, और उसमें ज़्यादा छनाई वगैरह की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर हम मार्केट की बात करें, हम किसी फर्टिलाइजर शॉप पे बेच रहे हैं या फिर नर्सरी वालों को प्रोवाइड करा रहे हैं, पॉली हाउस में बेच रहे हैं, तो उसके लिए हमें पॉलीथीन प्रिंटिंग की आवश्यकता होती है, तो उस पर थोड़ी कॉस्ट आती है, तो हमें उसमें इंक्लूड करनी पड़ती है। तो 15 से 20 रुपये केजी पड़ता है जी, और लेबर कॉस्ट वगैरह सब लगा के। यहाँ तो एक बेड से आपको लगभग 5 से कितना क्विंटल बताया आपने? 7 कुंटल खाद मिलती है। 7 क्विंटल के हिसाब से अगर उसको 10,000 प्राइस से मल्टीप्लाई करें, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लगभग 5,000 के आसपास का आपका ये खाद तैयार होता है। और उसमें फिर केचुआ कितना कुछ मल्टीप्लाई होता है पहले से? नहीं सर, मल्टीप्लाई होता है जितना हम डालेंगे। जैसे हम एक बेड में 30 किलो डालते हैं, तो 30 का 60 हो जाता है। मतलब 6,000 का प्रॉफिट उसका आपका हो गया, और 5,000 का ये खाद का हो गया। लगभग 11,000 एक बेड से आपको पैसा पहले ही बार में आना ही आना है। और सबसे बड़ा चैलेंज इसमें क्या आता है जो आपने अब तक फेस किया है? मेरे सामने से सबसे बड़ा चैलेंजेस आए, एक तो ज़्यादा बारिश होती है तो केंचुआ सर्वाइव नहीं करता। उसका एक ही रीज़न रहा हमारे सर्वाइव न करने का कि हमने पॉलीथीन लगा रखी थी, वो धरती की मिट्टी की सतह में नहीं गया, वो मॉइस्चर ज़्यादा हुआ, बारिश कंटिन्यू हुई तो वो निकल गया। एक चैलेंज ये रहा।
एक सबसे बड़ा चैलेंजेस हमारे लिए मार्केट रहा। मैं व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, आप लोग सिर्फ ये सोच के यूनिट नहीं लगाइएगा कि एक बेड में हमने 7,000 रुपये का इन्वेस्ट किया और यहाँ से एक बेड से जो हमारा निकल के आया 5,000 का खाद निकल के आ गया और 6,000 के हमारे केंचुए निकल के आ गए। 6 और 5 11,000, सिर्फ ये सोच के आप यूनिट लगाने का प्लान मत कीजिए, क्योंकि जैसा अभी इन्होंने बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज आता है बारिश का। ज़्यादा बारिश हो जाती है तो अर्थवर्म जो केंचुआ है वो मर भी सकता है। और दूसरा मार्केटिंग, तो मार्केटिंग को लेके आपने किस तरीके से आपने मार्केटिंग की, ताकि जो आप बताएं हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ी हेल्प हो कि मार्केटिंग को लेके आपने क्या स्ट्रेटेजी प्लान की? मैंने सर ये प्लान किया कि जब मैं स्टार्ट किया तो जितना मेरे पास प्रोडक्शन था उसके हिसाब से जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ा उस हिसाब से मैंने मार्केट को कवर किया। मैं नर्सरी वालों से पर्सनली जाके विजिट की, उनको कन्वेंस किया। हम क्वालिटी, मेरा जितने अलीगढ़, मथुरा, आगरा और हाथरस 4 डिस्ट्रिक्ट में मेरा माल गया है। टोटल नर्सरियों पे काम कर रहा हूँ मैं। और सबसे और अगर और खादों की कंपैरिजन करें जो हमारे कंपटीशन में है, जो वर्मी कंपोस्ट मार्केट में बेच रहे हैं, उनसे हमारा बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाँ, लोगों का रेस्पॉन्स मिलता है हमें, और नर्सरी वाले भी बोलते हैं कि आपका खाद बहुत बेस्ट क्वालिटी का आप दे रहे हो, हम मिक्सिंग नहीं दे रहे हैं, कोई भी प्योरिटी बेच रहे हैं। हम सिर्फ हमने प्राइस में कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। वो सस्ता बेच रहे हैं, धान का शुगर मिल में जो मैली निकलती है वो मिक्स करके बेच रहे हैं। मेरा भी एक ऐसा ही एक एक्सपीरियंस रहा था। इनफैक्ट मेरा तो नहीं रहा, क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल किया था लगभग 10-15 साल पहले। उस टाइम पे हमारा भी एवरेज ही एक्सपीरियंस रहा था कि कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला था, उससे रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं मिला था। और अभी लगभग 1-1.5 साल पहले मुझे किसी ने बताया कि हमें खाद अच्छा नहीं मिला, तो हमने उनसे पता किया कि आपने कहाँ से लिया है। तो उन्होंने एक यहाँ पर हमारा होम टाउन है बुलंदशहर में, वहीं पास में कोई गांव बताया। तो उसके बाद फिर जब हमने उसके बारे में पूरी पड़ताल की तो पता चला कि वो इसी तरीके से शुगर मिल से मैली लेके आते हैं और उसमें सुखाने के बाद में रूटरवेटर चलाते हैं और वो चाय जैसा वो बन जाता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट होता है उसी तरह का दिखता है। ना उनके पास कोई केंचुआ है, ना कुछ है, ना कोई बैड है, कुछ नहीं, और सिर्फ वो उसी मैली का ही खाद बना के बेच देते हैं। तो लोगों को मैक्सिमम जिन लोगों का भी ये फीडबैक रहता है कि वर्मी कंपोस्ट से कुछ नहीं होता है, तो मेरा मानना ये है कि मैक्सिमम लोगों को उसी तरह का खाद मिला होगा।